अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि इराक आने वाले वक्त में तमाम तर जंगों का मरकज़ होगा। तमाम तर जो बैरूनी ताकतें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो यहाँ पर एक्टिव आपको नज़र आएंगे। तो आज इसमें एक और मुल्क को शामिल कर लें। इराक मेन कह लें कि मरकज़ होगा और उसके साथ सीरिया जो है उसके अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी और एट दी एंड होगा ये कि सीरिया की जो जंग है वो भी इराक में आ जाएगी। बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से कह लें कि जिस तरह कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद एक इंतकाम लिया गया ईरान की तरफ से और उन्होंने एक बेस के ऊपर हमला किया जहां पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसी तरह का एक इंतकाम लिया गया है अमेरिका की जानिब से और उन्होंने शाम के अंदर हमला किया है और ईरान के बैक करदा एक ग्रुप है जिसको इल्ज़ाम आयद किया है अमेरिका ने कि उसके ऊपर उनकी जो बेस कैंप था उसके ऊपर अटैक किया है। कैजुअलिटीज़ कितनी हुई, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई उस तरह तफसीलात अमेरिका की जानिब से भी पेश नहीं की गई। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है, आज एक्चुअली कोशिश मैं ये करूंगा कि एक आपको ओवरव्यू दे दूं कि बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं और पिछले एक महीने में इराक के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और आने वाले वक्त में कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि कह लें कि अपने इस खित्ते में, इस रीजन में इख्तियारात की जंग के लिए उनके दरमियान टसल जो है वो मज़ीद बढ़ने जा रही है। अमेरिका काफ़ी हद तक बैक पे था, लेकिन अमेरिका ने ऐसे कह लें कि ये एक एंट्री मारी है और अमेरिका ने अपना वो शो करवाया है कि वो भी इस खित्ते के अंदर मौजूद है। क्योंकि अमेरिका के विड्रॉ के बाद सीरिया के अंदर, शाम के अंदर ख़ास तौर पर तुर्की और साथ में रशिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था और साथ में ईरान भी इस तमाम तर मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आया। तो इस चीज़ को अमेरिका ने फील किया। उसने कहा कि हम तो गेम से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि बस अपनी प्रेजेंस जो है उसको हमने दिखाना है, शो करवाना है और उन्होंने फिर ये हमला जो है ये उन्होंने किया। अब हुआ ये था कि ये जो इंतकाम लिया गया है ये फेब के अंदर ही इसी महीने के तकरीबन वस्त में एक अटैक किया गया था और जो अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक था जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर, सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर था, वो मारा गया। कॉन्ट्रैक्टर वो लोग होते हैं जिनको अपना काम निकलवाने के लिए या ऐसे कह लें कि मुख्तलिफ तनसीबात, मुख्तलिफ चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अमेरिका या नेटो फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर उनको हायर करती हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया। इसके अलावा काफ़ी सिविलियन भी थे जो यहाँ पर इसमें ज़ख्मी भी हुए और एक दो बंदा यहाँ पर मारा भी गया। तो इस चीज़ का तकरीबन 14 के करीब ये रॉकेट फायर किए गए थे अमेरिकन बेस के ऊपर। तो इस चीज़ का बदला लिया गया है अमेरिका की जानिब से। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो एक्टिव हैं और वो चाहते क्या हैं। ईरान है। ईरान का मतलब कि इस खित्ते में अगर इन तमाम तर ममालिक के हमसाया होने के नाते अगर किसी का सबसे ज़्यादा राइट बनता है, वैसे राइट किसी का भी नहीं है कि किसी मुल्क के अंदर जाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करे, लेकिन ये जो टसल चल रही है इसमें अगर कोई अपना हक समझता है तो वो समझता है ईरान के सीरिया के अंदर, इराक के अंदर उसका ज़्यादा स्टेक है। यहाँ पर ज़्यादा उसके जो रिलीजन के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो यहाँ पर समझता है कि उसकी प्रेजेंस यहाँ पर होनी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने जवाद ज़रीफ जो हैं उन्होंने एक रिसेंटली एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा जी तुर्की की सीरिया के अंदर और इराक के अंदर जो प्रेजेंस है हम उसकी इंतहाई सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसके अलावा रूस जो है वो एक M5 मोटरवे है, M4 मोटरवे है सीरिया के अंदर। ये इंटरनेशनल मोटरवे है और इसके दोनों साइडों पे जो पीस कीपर हैं, एक तरफ तुर्की के और दूसरी तरफ रशिया के, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये तकरीबन तमाम तर मामला जो है यहाँ पर सीरिया के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं। बशार अल असद की जो गवर्नमेंट है सीरिया के अंदर उसको रूस सपोर्ट करता है, जबकि तुर्की यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि तुर्की के जो सीरियन कुर्द हैं और इराकी कुर्द हैं उनके खिलाफ उसने ऑपरेशन करना है और इसी ऑपरेशन के नतीजे में या कह लें कि इसी ऑपरेशन का जो ऐलान किया गया है वो ऐलान किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान की जानिब से तुर्की के ऊपर तनकीद की गई है या तुर्की की प्रेजेंस के ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब हुआ ये था कि तुर्की के 13 के करीब सिविलियन जो है उनको कत्ल किया गया PKK की जानिब से और PKK का एक जैली ग्रुप है YPG, उसकी जानिब से इनको जो है वो कत्ल किया गया, जो कि अमेरिका इसको बैक करता है। इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर भी तुर्की ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। अब जब ये कत्ले आम किया गया, मैस्कर किया गया 13 के करीब लोगों का, तो इसके ऊपर तुर्की ने कहा कि अब सीरिया के अंदर, इराक के अंदर
तमाम तर जो दहशतगर्द हैं उनके लिए कोई भी सेफ प्लेस नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको पैटर्न देखने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे हो सकता है किसी चीज़ को बहाना बनाकर इन्हीं दिनों के अंदर रूस भी कोई बड़ा ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च कर दे। अब यह है कि यहाँ पर जो इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको जस्टिफाई करना है किसी तरीके से। अब जस्टिफिकेशन के लिए तुर्की को मौका मिल गया, 13 के करीब उसके शहरी जो है वो इसमें हलाक हुए, तो उसने कहा जी हम तमाम तर इन दोनों ममालिक में हम जो है किसी भी जगह पर हम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसी तरह इराक के अंदर जो अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया गया उस चीज़ को जवाब बनाकर सीरिया के अंदर अमेरिका ने अटैक किया और आने वाले वक्त में वो मजीद इसी तरह के अटैक करता नजर आएगा। अब इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर ईरान भी आने वाले वक्त में अपनी एक्टिविटीज़ जो है उनको बल्कि कर चुके हैं। आने वाले वक्त में इनमें मजीद आपको तेज़ी नजर आएगी और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर वो मजीद जो है वो अटैक भी करने जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुश्किल में अगर कोई हैं तो वो इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल ख़ादमी हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इस वक्त उनके तमाम तर लोगों की तरफ से प्रेशर है, तमाम तर जो बड़े रीजनल प्लेयर हैं उनकी तरफ से प्रेशर है। और इराक ने सबसे बड़ा ब्लो जो है इस एक पास्ट के अगर कुछ हफ्तों की बात करें, एक महीने की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा ब्लो जो है वो इराक को उठाना पड़ा है। 2018 में एक अटैक हुआ था, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था इराक के अंदर बगदाद में और उसमें तकरीबन 27 के करीब लोग मारे गए थे। 2018 के बाद ये सबसे बड़ा कह लें कि जो रिसेंटली ब्लास्ट हुए हैं, तकरीबन 3 के करीब 3 शहरों को निशाना बनाया गया है, 3 शहरों के अंदर ब्लास्ट हुए। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद इनमें इजाफा जो है वो आपको देखने को नज़र आ रहा है। हुआ ये था कि एक महीने के अंदर 3 शहरों को निशाना बनाया गया। बगदाद में 2 धमाके हुए जिसमें 32 के करीब अफराद हलाक हुए हैं और ये फरवरी के अंदर हुए, तकरीबन 14 या 15 फरवरी के करीब ये धमाके हुए। इसके अलावा 2018 के बाद ये सबसे बड़ा धमाका था जो बगदाद के अंदर हुआ है जिसमें 32 के करीब अफराद मारे गए हैं। इसके अलावा 15 फरवरी को वही अटैक जो हुआ एरबिल बेस के ऊपर जो अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, या कह लें कि जो ग्रुप हैं जिनके ऊपर जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो ईरान के बैककर्ता हैं, उन्होंने अटैक किया और उसके बदले में अब सीरिया के अंदर अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है और उसके ऊपर उन्होंने रॉकेट फायर भी वो किए हैं, वहाँ पर अटैक किया है। और 15 फरवरी को ये अटैक किया गया था जिसमें 14 के करीब रॉकेट जो है वो फायर किए गए थे। इसके अलावा 20 फरवरी को एक बलद एयर बेस पर भी 4 के करीब रॉकेट जो है वो फायर किए गए थे। तो एक महीने के अंदर ये 3 बड़े जो हैं ये ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर ऐसे कह लें कि बढ़ती हुई सूरत हाल के ऊपर, बढ़ते हुए प्रेशर के ऊपर जो वज़ीर आज़म हैं इराक के, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई और उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर है कि हम इन तमाम तर हमलों को हम रोक नहीं सके। तो सूरत हाल ये है कि तमाम तर रीजनल प्लेयर जो हैं वो एक्टिव हैं और आने वाले वक्त में यहाँ पर आपको मज़ीद एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी। दूसरी तरफ इज़राइल भी चुप नहीं है, वक्तन फ़वक्तन वो शाम के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अटैक करता रहता है। तो ऐसे कहने कि ये तमाम तर लोगों को, तमाम तर जो ये प्लेयर हैं इनके लिए एक प्लेइंग ग्राउंड बनता जा रहा है। सीरिया और इराक के हालात आने वाले वक्त में आपको मज़ीद ख़राब होते भी नज़र आएंगे और दुआ ये है कि ये हालात उस तरह ख़राब ना हो, बल्कि बिल्कुल ख़राब ना हो जिस तरह से 2011 से पहले अमेरिका के जो हमले के बाद हुए थे, नेटो फोर्सेस ने जो हमला किया था। तो जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होगी, इसमें कोई डेवलपमेंट आएगी तो उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे और स्पेसिफिकली इस रीजन में आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, कौन कौन से प्लेयर एक्टिव हैं और उनका रोल क्या है, किन किन इलाकों में उनका इन्फ्लुएंस है, आने वाली किसी वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।